हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा दिवाली के चलते गड़बड़ हो गया था, है ना। थोड़ा सा शेड्यूल डिले हो गया था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको हम कह रहे हैं। देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग जो चलते हैं या फिर हम लोग जैसे आप कोई सा भी कप उठा रहे हो कॉफ़ी का, ठीक है ना। आप भाग रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई प्लांट बड़ा हो रहा है ना। कोई जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसको आप टच करते हो, ठीक है, तो वो एकदम से बंद हो जाता है। या कोई सा भी इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, इस तरीके की जो मूवमेंट है, वो सारा किसके अंदर हम पढ़ते हैं? वो सारा हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर नियंत्रण और समन्वय। ठीक, तो क्या है ये? जैसे इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। जैसे इसके अंदर आप क्या देखते हो, जैसे हमारी मूवमेंट, हमारा लाइफ स्टेज ये देखते हो। लाइक जैसे आप देखो, आप जब छोटे थे तो आपकी हाइट कुछ और थी। जब आप एडल्ट होते हो आपकी हाइट, आपका जो वेट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है। जब आप एजेड हो जाते हो तब कुछ और होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक प्लांट की बात करो, जब वो सीड होता है, फिर सीड से छोटा सा प्लांट बनता है, बड़ा प्लांट बनता है, फिर बहुत बड़ा प्लांट बनता है। तो इसको हम कहते हैं कि लाइफ और उस लाइफ का मूवमेंट क्या है ना। जो उसकी गति और जीवन के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें यही कह रहा है कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, मतलब जो आप देख सकते हो, ठीक है ना, विजिबल मूवमेंट्स। ठीक, लाइक जैसे आप देख रहे हो किसी प्लांट का ग्रोथ होना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लाइक जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ तो ये मेरी ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अलग तरीके का मूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर नियंत्रण और समन्वय में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स या फिर प्रतिक्रिया। ये क्या होता है? ये होता है कि लाइक जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक जैसे मान लो आपके आसपास में कहीं आग लग गई, तो आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका रिस्पॉन्स है ना। ठंडी लग रही है तो आप क्या कर रहे हो? आपने सपोज किसी गर्म चाय को एकदम से हाथ लगा लिया, तो आप अचानक से हाथ हटा लेते हो। या फिर कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप एकदम से पल के झपका लेते हो। तो ये जो सारी चीज़ें, ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है जो आपका क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है ना उसके अगेंस्ट में जनरेट होता है आपकी। ये क्या है? एक प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म यूज दिस चेंजेस टू देयर एडवांटेज। और जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना, इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी मम्मी कहती है रोटी खा लो, तो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, हम खाना खाने जाते हैं, तो कुछ भी हो गया। या प्लांट को आप देखो, जब सनलाइट निकलती है तो वो प्लांट जो होता है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करने लगता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल पाए। तो इसी तरीके से क्या करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? इस तरीके के चेंजेस को क्या करते हैं? खुद के एडवांटेज या फिर खुद के लिए यूज़ करते हैं, उनके लाभ के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड मूवमेंट या फिर नियंत्रित गति। ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है ना, जो उस इन्वायरमेंट में जो भी आप मूवमेंट करते हो, जो क्या कर रहे हो आप? ट्रिगर कर रहे हो, मतलब कंट्रोल्ड मूवमेंट। लाइक जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है, जाने के लिए आपको क्या करनी है? साइकिल चला के जानी है, तो वो क्या एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है। या फिर आप पैदल कहीं पर जा रहे हो तो वो क्या है? कंट्रोल मूवमेंट है। मतलब आप क्या कर रहे हो? जो मूवमेंट होता है, इसमें कह रहा है कि द मूवमेंट मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट ट्रिगर्ड इट। मतलब कह रहा है कि जो इवेंट है, मतलब जो उस टाइम की घटना है, उस पर वो गति निर्भर करती है। सपोज मान लो एक बस जा रही है, तो आपको कहीं जाना है, आपको बस पकड़नी है, तो आपने मूवमेंट करी। आपको स्विमिंग करनी है तो आपने एक मूवमेंट करी। आपको खाना खाना है तो आपने एक मूवमेंट करी। तो ये क्या होती है? ये सारी क्या है? कंट्रोल्ड मूवमेंट है। उसी तरीके से क्या होती है हमारी, जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं या फिर विशिष्ट ऊतक होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ना, इन कोऑर्डिनेशन को, इन चीज़ों को करने के लिए हेल्प करते हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे जीवित जीव हैं, उनमें कुछ स्पेशलाइज सिस्टम या टिश्यू होते हैं। अब जैसे मैंने ये बहुत पहले भी आपको पढ़ाया था कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन। तो वो करते क्या हैं? वो जो न्यूरॉन होते हैं वो इस पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। लाइक मान लो मैं जो एक चाय उठाता हूँ, मैं जो अपने पैरों को चलाता हूँ, या मेरी आंखें जो अपने आप बंद हो जाती हैं, ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये क्यों हो पाती है? इसके लिए हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी कोशिका होती है जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और उनसे मिलकर क्या होते हैं? विशिष्ट ऊतक या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनती हैं, जो इस तरीके की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर मूवमेंट को करती हैं, ठीक है। ठीक, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, जो हमारे पशु हैं। तो पशु का जो नर्वस सिस्टम है, या न्यूरॉन्स सेल से बना हुआ जो सिस्टम है, या फिर जो तंत्रिका तंत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है,
ये जो होता है ना, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाता है ना। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हर किसी चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल, कोशिका रिस्पॉन्सिबल है। और कई सारे सेल्स से क्या होता है, टिश्यू बनता है, जो कोई एक क्या करता है, स्पेसिफिक वर्क करता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सेल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन्स। क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन्स कह रहे हैं, या फिर हिंदी में आप कह सकते हो क्या, तंत्रिका तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन सब से मिलकर क्या हो रहे हैं, टिश्यूज़ बन रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने का काम कर रहे हैं। क्लियर है। जो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। मतलब हमारी जो पेशीय उत्तक और तंत्रिका जो है, उसके थ्रू, उनके द्वारा। ठीक है। तो अब देखो कैसे होता है ये। इस मैंने जो बताया कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, कोई सी भी चीज़ आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, सेल, कोशिका। लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग है। लाइक आप ऑक्सीजन ले जाने के लिए आरबीसी है ना, किसी और चीज़ के लिए कुछ और है। जैसे गैसों का आदान प्रदान करने के लिए एल्वियोलाई है। ठीक है। कुछ और वर्ग जैसे फैट को स्टोर करने के लिए हमने देखा था एडिपोज टिश्यू है। तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। लाइक जैसे एनिमीज़ जो होती हैं, बैक्टीरिया हो गए, कोई वायरस हो गया, इन सबको किल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। क्लियर है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल हो गए, इसी तरीके से हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए, है ना, मतलब कोई सी भी गतिविधि को करने के लिए क्या है, हमारे पास में न्यूरॉन्स हैं या फिर नर्व सेल्स हैं। क्या है, तंत्रिका कोशिका है, जिसको हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं। ठीक है। जो क्या करती हैं, इम्पल्स जनरेट करती हैं। अभी पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। मैं ये आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, जो न्यूरॉन्स होता है वो इस तरीके का देखने में होता है। ठीक है। इसके देखो, ये एक एक ये वाला पार्ट होता है। तो आप इसको अगर ढंग से देखो तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। क्लियर है। इसके ये वाला जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है सेल बॉडी या फिर सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, हमेशा याद रखना। तो सोमेटिक कहा जाए, सोमा कहा जाए, कुछ भी ऐसा वर्ड होगा तो आप समझ लेना उसका मतलब है बॉडी। तो ये किसकी बॉडी है, सेल की बॉडी, तो सेल बॉडी। ठीक है। तो ये क्या है, सेल की बॉडी है। इसके सेंटर में क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ से क्या होती है, एक जो ये कई सारे हिस्से हैं, एक हिस्सा काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है। तो लंबा हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं एक्सोन। क्या कह देते हैं, एक्सोन। ठीक। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको एक्सोन हिलोक कहा जाता है। ये नहीं भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को एक्सोन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो लंबी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एक जो दूसरा सेल होता है जिसको हम कहते हैं स्वान सेल, उसकी कोटिंग होती है इस तरीके से। जैसे एक सेल यहाँ हो गया, दो, तीन, इस तरीके से कोटिंग होती है। क्लियर हो गया। कोटिंग होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, जो माइलिन शीथ की बनी हुई होती है। और ये एक तरीके का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये फैट वगैरह का बना हुआ होता है। तो जो भी करंट या इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसके थ्रू आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये किस तरीके से है, सपोज आप समझो कि एक वायर है। तो वायर के ऊपर आपने देखा होगा ना, रबड़ होती है लाल कलर की, या फिर प्लास्टिक होता है जो लाल कलर का या फिर काला कलर का। तो वो क्या करता है, उस वायर को कोटिंग कर देता है ना, ताकि आपको करंट ना लगे। तो वो क्या है, एक इंसुलेटर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, माइलिन शीथ, स्वान सेल जिसको हम कह रहे हैं, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। बीच बीच के ये जो गैप है, इनको हम नोड ऑफ रेनबियर कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये एक्सोन का क्या हो जाता है, एंडिंग हो जाता है। मतलब ये न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है। जिसको हम तो ये किसका, एक्सोन का क्या है, एंडिंग पॉइंट है, इसलिए इसको एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो क्या होता है कि ये एक वायर की तरह, आपको कैसे समझना है, ये एक वायर की तरह है। तो आप घर में देखो, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये कैसा होता है। ये जैसे मान लो कि एक बैटरी है। ठीक है। ये एक कनेक्शन है, और यहाँ पर ये बल्ब है, और ये बैटरी का ये पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया। तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, बल्ब जो होता है ग्लो करता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करते हुए वापस से किसमें, बैटरी में चल जाती है। ये इस तरीके का आप पढ़ते हो। क्लियर है। तो ये जो वायर है, ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो वायर है, या ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो वायर है, ये एक तरीके का मान लो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी भी गर्म पानी को टच कर देते हो अचानक से, या फिर आपने कुछ गर्म टच कर दिया, या फिर आपकी उंगली में सुई चुभ गई, तो आप अचानक से उंगली को हटा लेते हो। तो क्या होता है, ये मान लो सपोज़ यहाँ पर उंगली है, तो जैसे कुछ चुभता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स का मतलब वो क्या करते हैं,
जब भी उनके इन्वायरमेंट में कुछ इस तरीके का चेंज होता है वो केमिकली चेंज हो जाते हैं और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, एक केमिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर बहुत सारे मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर इन्होंने एक वायर जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। बहुत सारे मिलियन ऑफ न्यूरॉन, जब इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है तो यहाँ से जब कोई सिग्नल जनरेट होता है तो वो इस न्यूरॉन्स के थ्रू बहता हुआ कहाँ जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड मतलब किसी एक पार्ट या दो पार्ट में जाएगा, ऐसा समझो। ये ब्रेन में जाता है सपोज, अभी ऐसा समझो। तो यहाँ से क्या हो गया, सिग्नल जनरेट हुआ और पूरी बंडल बनी हुई है ना, कोशिका सेल की। बहुत सारे कोशिका सेल मिलकर एक वायर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ से जो करंट होता है ये फ्लो करते हुए ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि हाथ को हटा लो, ठीक है। तो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, तो फिर यहाँ पर एक और न्यूरॉन की वायर है। अब करंट की तरह समझो, करंट यहाँ से गया, बल्ब जला, फिर करंट वापस आ गया। इसी तरीके से न्यूरॉन ने एक सिग्नल ब्रेन को भेजा कि भाई हमें कुछ चुभ गया है हाथ में, क्लियर है। तो ब्रेन ने कहा कि हाथ हटा लो, तो फिर एक रिस्पॉन्स यहाँ तक आया, कहाँ तक, हमारे हाथ की मसल्स तक पहुँचा, और मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई और आपने हाथ हटा लिया। इस तरीके का काम करता है कौन, हमारा न्यूरॉन्स। इस एग्जाम्पल को आप याद रखना क्योंकि ये दोबारा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मतलब ग्राही होती हैं, जो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुआ है। लाइक जैसे बताता हूँ, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स, लाइक दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। अब जैसे मान लो कि कुछ खाना बन रहा है ना, तो आपकी जो नोज़ होती है उसमें भी इस तरीके के रिसेप्टर्स हैं। वो क्या करते हैं, सूंघ के बता देते हैं कि खाना क्या बन रहा है या कैसी खुशबू है, कुछ भी, वो भी न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। अब मान लो आप कुछ खा रहे हो, है ना, तो आपका जो टंग है, ठीक, तो आप वहाँ पर टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, लाइक मीठा है, कड़वा है, किस तरीके का है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जैसे आपकी कान हो गए, आप कान से सुन पाते हो। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। या फिर मान लो आप कुछ और वर्क कर रहे हो, है ना, आप मान लो कि कहीं पर चल कर जा रहे हो तो आप पैरों को चला रहे हो। आप मान लो किसी को घुसा मार रहे हो तो आप अपने जो हाथ की मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सारा जो मूवमेंट होता है ना, ये नर्व सेल्स की वजह से होता है, क्लियर है। और बहुत हर जगह पे क्या होते हैं ना, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग तरीके का वर्क करते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया, नोज़ में वो सूंघने का काम कर रहे हैं, ईयर जो है उसमें वो सुनने का काम कर रहे हैं, जो टंग है उसमें वो क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट कैसा है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जैसे इसमें कह रहा है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, तो ये क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जो आपकी जीभ के ऊपर होते हैं, स्वादग्राही। ये क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको घ्राणग्राही कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो गंध होती है, स्मेल होती है, उसको पता लगाते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब देखो होता क्या है, जो मैंने बताया अभी, मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, क्या बताया कि जैसे आपने किसी चीज़ को अचानक से टच कर लिया, सपोज सुई आपके चुभ गई, तो जहाँ पर आपके चुभी वहाँ पर क्या होते हैं, उस आउटर पार्ट में कई सारे सेल्स होते हैं। तो सेल क्या करते हैं ना, कुछ केमिकल जनरेट करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब वो केमिकल जनरेट करते हैं तो उन केमिकल से क्या होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक इम्पल्स पैदा होता है। ये लाइक बैटरी की तरह। बैटरी में क्या होता है, आपने देखा होगा ना, लिक्विड बैटरी, जिसमें क्या कहते हैं H2SO4 वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, फिर वहाँ से रिएक्शन जनरेट होती है और आपकी गाड़ी या कुछ भी जलता है। तो सेम इसी तरीके से हमारी जो उंगली होती है उसमें भी क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जनरेट करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, एक इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। इसी को कह रहे हैं कि इम्पल्स जनरेट, या फिर एक आवेग जो होता है ना उसका निर्माण होता है, क्लियर है। तो सपोज मान लो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, ऐसे कोई रिएक्शन हुई, ये आपकी उंगली का ये वाला पार्ट है उंगली का, ठीक है, एकदम लास्ट वाला हिस्सा है। यहाँ पर क्या हो गई, आपके एक सुई यहाँ पर आके चुभ गई, ठीक है। तो यहाँ के जो कीमो रिसेप्टर्स या केमिकल्स होंगे वो एक इम्पल्स जनरेट करेंगे, करंट जनरेट करेंगे, जो क्या करेगा, ये जो डेंड्राइट है ना, ये रिसीव करेगा। डेंड्राइट हमेशा क्या करता है, केमिकल सिग्नल रिसीव करता है, मतलब केमिकल सिग्नल डेंड्राइट्स के थ्रू ही जाएगा। तो डेंड्राइट ने क्या करा, केमिकल सिग्नल रिसीव किया, और केमिकल सिग्नल जो होगा फिर वो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सोन से होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सिग्नल हमेशा बाहर की तरफ जाता है, कहाँ से, एक्सोन टर्मिनल से, मतलब यहाँ से सिग्नल क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव हो रहा है और एक्सोन टर्मिनल से सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहा है,
और कह रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द डेंड्राइट टिप सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मतलब यही यही कह रहा है कि ये जो डेंड्रॉइड की टिप है ना, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उससे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ये क्रिएट करता है, और फिर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है वो इस न्यूरॉन के थ्रू आगे चली जाती है। इम्पल्स ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये डेंड्राइट से सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन से होता हुआ एक्सोन एंडिंग तक जाता है। क्लियर है। फिर क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि ये जो एक्सोन है ये कैसा है, ये एक वायर की तरह, मतलब कई सारी वायर ऐसे जुड़ी हुई हैं। जैसे मान लो एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तीसरा, इस तरीके से कई सारे न्यूरॉन मिल मिल के ऐसी चेन बना रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ना एक और न्यूरॉन होगा, यहाँ पर एक और न्यूरॉन का क्या होगा, हेड होगा, मतलब डेंड्राइट वाला पार्ट होगा, और इस तरीके से एक्सोन होगा, और इसका क्या होगा, एक टर्मिनल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर से जब सिग्नल निकलेगा तो ये सिग्नल क्या होगा, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा, और फिर ये न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव कर लेगा, फिर ये भी आगे इस तरीके से सिग्नल को बढ़ा देगा। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरह काम करता है कि एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से ब्रेन में चला जाता है। फिर हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है कि करना क्या है, और वापस से सिग्नल को भेजता है, और उसके अकॉर्डिंग लाइक जैसे पकड़े रहना है, हाथ को छुड़ा लेना है, क्या करना है वो हम करते हैं फिर। ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें देखो जो एक्सोन है, एक्सोन का देखो एंडिंग पॉइंट है, ये इस तरीके से रहता है। मान लो ये ब्रेन ने सिग्नल भेजा हमारे हाथ को कि हाथ को हटा लेना है, तो क्या हो गया, ये जैसे ब्रेन तक गया, ब्रेन से फिर न्यूरॉन्स आकर हमारे बाइसेप्स पे सपोज टच है। ठीक है ना। तो ये देखो ये न्यूरॉन्स की एग्जिट पॉइंट है, ये एक बाइसेप के मसल्स पे आके टच है, हमारी जो मसल्स होती हैं नॉर्मल मांसपेशियाँ। तो ये क्या करती है ना, यहाँ पे सिग्नल को जनरेट करती हैं, और जैसे ही यहाँ पर सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पे है ना कई सारी मसल्स होती हैं। ठीक है। जो हमारी नॉर्मल मसल्स हैं, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा जो हाथ होता है ना वो अपने आप वहाँ से हट जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स चीज़ क्या है। हम्म, ठीक। ये सिनेप्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखो सिनेप्स, ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या हो रहा है कि ये जो एक्सोन का एंड है ना, ये जो एक्सोन का एंड है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्सोन के एंड होते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, जो इस तरीके से चल रहा होगा, और दूसरे न्यूरॉन्स के क्या होंगे, डेंड्राइट होंगे, इस तरीके से डेंड्राइट्स होंगे दूसरे न्यूरॉन्स के। ठीक है। तो ये सिनेप्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट द एक्सोन एंड, मतलब ये जो एक्सोन के एंड्स होते हैं, तो सिग्नल क्या होता है, इन एक्सोन के एंड से निकलेगा, है ना, इन एक्सोन के एंड से निकलेगा, रिलीज केमिकल्स दैट क्रॉस द गैप। अब देखो होता क्या है, ये जो न्यूरॉन है दूसरा वाला, और ये जो न्यूरॉन है पहला वाला, है ना, इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है ये वाला पार्ट, और इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनके बीच में ना गैप होता है। आप देखो इसके बीच में सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है इससे टच नहीं है पूरा, और ये वाला पार्ट इससे टच नहीं है पूरा। तो ये सपोज मैं इसको बनाऊँ तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने बनाया, ये इस तरीके से है। ठीक है। और जो दूसरा वाला जो पार्ट है ये वाला इस तरीके से है, तो ये पूरा टच नहीं है आपस में। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में यहाँ पर क्या है, गैप है। क्या है, बीच में गैप है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब देखो गैप है, तो मान लो दो वायर आप जोड़ रहे हो, और अगर आप उसको जोड़ो नहीं तो क्या हो जाएगा, करंट जाएगा नहीं, है ना। जैसे मैंने एक वायर ये बनाई, एक दूसरी वायर ये बनाई, करंट यहाँ से आ रहा है, बट अगर इसके बीच में मैं इसको जोड़ूंगा नहीं तो करंट इस पर नहीं जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो वो दो वायर जोड़ देने पड़ेंगे, या फिर मुझे कुछ मीडियम देना पड़ेगा। लाइक मैंने क्या करा, मैंने एक पानी भरा एक में, खारा पानी। ठीक है। फिर इसमें मैंने एक तार को यहाँ डुबा दिया, ठीक है, और दूसरे तार को यहाँ डुबा दिया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इससे जाएगी फिर ये पानी में जाएगी, फिर पानी से इस दूसरे में चली जाएगी, कनेक्शन मेरा बन जाएगा। बिल्कुल न्यूरॉन भी उसी तरीके से वर्क करता है। न्यूरॉन क्या करता है, जो इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इसमें क्या होता है कि एक केमिकल जो होता है ना रिलीज़ किया जाता है ना, एक मीडियम बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने पानी को दिया, पानी एक मीडियम है जो क्या कर रहा है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को इसको दे दे रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, इस गैप में बहुत सारे क्या होता है, केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो गैप है ना, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्स कह रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जब इस गैप में बहुत सारे केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं ना, तो ये भर जाता है। भरने की वजह से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस गैप में जाता है, और गैप से इसके अंदर चला जाता है, इस तरीके से समझो।
तो एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और सिग्नल क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। इसी तरीके से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से चलता रहता है। और ये सारे नर्व सेल्स क्या होते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, एक उत्तक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। किसका, नर्व सेल्स का, ये हमने देखा। और जिसका काम क्या होता है, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करना, कंडक्ट करना, ले जाना अपने थ्रू। ठीक है ना, ठीक, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो होता क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। लाइक देखो, एक होता है कि जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर मान लो आपको कहीं जाना है, आपके पास में साइकिल है, तो आपके ब्रेन ने डिसाइड किया साइकिल चलाते हुए जाना, आप साइकिल चला रहे हो, चलाते चलाते पहुंच गए। ये एक वर्क होता है। एक ऐसा वर्क होता है ना जो आपको सोचने का भी वक्त नहीं देता, लेकिन आप कर लेते हो। कैसे, लाइक सपोज आप छींकते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, या आपकी तरफ कोई बंदा कुछ फेंके तो आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं, ये एक हो गया। या फिर मान लो आप गलती से किसी नुकीली चीज़ पे बैठ गए, आप एकदम से खड़े होकर उछल जाओगे। या फिर मान लो आपने क्या करा, मतलब किसी गर्म चीज़ को अचानक से टच कर लिया, आपको पता नहीं, आप अचानक से हाथ हटा लेते हो। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, इसके अंदर आपका ब्रेन वर्क नहीं करता, आपको ये सोचने का टाइम नहीं मिलता। आपने देखा होगा, आप इसमें सोचते नहीं हो, तुरंत अपने आप हाथ काम कर लेता है। तो ये चीज़ें कैसे होती है, मतलब मैंने आपको दो वर्क बताए। एक जो आपकी मर्जी से हो रहा है, जिसमें ब्रेन सोच रहा है, फिर आप काम कर रहे हो, लाइक आप स्विमिंग कर रहे हो, आप फाइटिंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, आप कुछ काम कर रहे हो, ये आपकी मर्जी से हो रहा है, आपका ब्रेन सोच रहा है, फिर काम हो रहा है। और एक दूसरी चीज़ मैंने बताई, लाइक जैसे आपकी आंखों का झपकना, छींक आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि आपकी तरफ कुछ फेंका जाता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप कोई गर्म चीज़ को टच करते हो, आप वहाँ मतलब हाथ को हटा लेते हो, आप नुकीली चीज़ पे बैठते हो तो अचानक से खड़े हो जाते हो। तो ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें आपके ब्रेन नहीं सोचता, ये अपने आप होता है। तो दो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये जो दूसरा वाला मैंने बताया, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड एक्शन, है ना। तो ये क्या है, मतलब इसमें क्या होता है कि जब आपके इन्वायरमेंट में अचानक से चेंज हो और आपके, है ना, माइंड में वो चीज़ ना जाए। अब देखो, मान लो कि आपको मैंने क्या कर दिया, गर्म पानी आपके हाथ पे रख दिया। अब गर्म पानी का रिएक्शन आपके हाथ के थ्रू ब्रेन में जाएगा, ब्रेन सोचेगा कि हाथ को हटा लो, फिर आप हाथ हटाओगे, इतने में क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है जिसमें वो सोचता नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब जब भी आपके इन्वायरमेंट में कुछ अचानक से चेंज हो जाए, तो वो क्या करता है, सडन रिएक्शन करता है, जो क्या होता है, अनकॉन्शियस रिएक्शन होता है। मतलब उसमें आप सोचते नहीं हो, आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हो। लाइक ये वाला एग्जांपल देखो, ये एक बहुत गर्म पानी है, गलती से आपने इसको टच कर लिया, तो आपका ब्रेन सोचने का टाइम नहीं मिलता आपको इतना कि आपके ब्रेन में जाएगा, फिर आपका ब्रेन कहेगा हाथ हटाओ, तब तक तो हाथ जल जाएगा, तो आप इतना सोच नहीं पाते। तो ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो ब्रेन तक नहीं जाते। वो देखो होता क्या, आप इसको देखो समझ जाओगे। आपने इसको टच किया गर्म पानी को, तो यहाँ पर क्या है ना, कई सारे केमिकल्स हैं जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू गया, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू गया। फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, ये मैं पहले एक बार बता चुका हूँ। एक होता है पेरीफेरी, मतलब जो बॉडी के आउटर पार्ट में होता है। एक होता है सीएनएस, पीएनएस एंड सीएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें रहता है आपका ब्रेन, ठीक है, और आपका क्या रहता है, स्पाइनल कोड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और इनको छोड़कर जितने भी दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं पीएनएस, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है ये आपके रीढ़ की हड्डी तक जाएगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और फिर वहीं से वापस आ जाएगा। और वापस आकर क्या होगा, आपकी हाथ की मसल्स पे क्या करेगा, रिएक्शन जनरेट करेगा। और जो हाथ की मसल्स होंगे ना, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपका जो हाथ है वो इस तरफ मूवमेंट ले लेगा, हटा लेगा उसको। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो और ये है ना, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में होता है, इतना फास्ट है रिएक्शन। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि एक न्यूरॉन से, एक वायर से सिग्नल गया। कौन सा न्यूरॉन था जिसने सेंस किया कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मतलब ऐसे चैनल्स जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, उनको हम कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर क्या हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक नहीं गया है, वो डायरेक्ट घूम कर आ गया, क्योंकि इसमें इमरजेंसी है, ये तुरंत करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक कनेक्टिविटी है, इसको छोड़ो। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या सिग्नल दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ये सिग्नल दिया कि भाई आपको क्या करना है, हाथ को हटाना है। तो आपकी जो ये मसल्स थी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपका हाथ हट गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक सिग्नल पहुँचा जिसने आपके हाथ
को मूवमेंट कराया, तो इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, मतलब जो मूवमेंट करा रहा है। इसने क्या करा है, इसने रिसेप्ट सिग्नल को सेंस किया, इसलिए इसको कहा जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स। इसने क्या करा, इसने ऐसा सिग्नल भेजा जिससे आपके हाथ जो है पीछे की तरफ हट गया, मूवमेंट हुई, इसलिए इसको कहा जा रहा है मोटर न्यूरॉन्स। और इसके बीच में एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, ये दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा है, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्टिविटी है। तो इसको हम कह दे रहे हैं क्या, रिले न्यूरॉन्स, जो किसके अंदर है, स्पाइनल कोड के अंदर है, और स्पाइनल कोड सीएनएस का हिस्सा है। क्लियर हो गया। फिर अपने आप मैसेज जो होता है ब्रेन तक भी पहुंचता है, आपको पता लग जाता है कि भाई अभी हाथ जलने वाला था, मैंने हाथ हटा लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन और जो रिफ्लेक्स आर्क कहा जा रहा है, ये क्या है। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। मैंने बताया कि आपको तुरंत काम करना होता है, तो इसमें इतना टाइम नहीं होता कि हमारा ब्रेन सोचे। तो ये जो एक्शन आपने लिया, क्विक एक्शन, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब इसमें ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स है जो अपने आप काम करता है, जो स्पाइनल कोड से मैसेज अपने आप वापस आ जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा पाथ है, इसको हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, या फिर हिंदी में आप रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हो प्रतिवर्ती क्रियाएं, और रिफ्लेक्स आर्क को आप कहते हो प्रतिवर्ती चाप। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए ब्रेन को टाइम नहीं होता कि वो इस तरीके से सोचे, तो बहुत सारी रिएक्शंस अपने आप हो जाती हैं। उन अपने आप रिएक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और वो जो पूरा पाथवे है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं या फिर प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, ठीक। तो अब जैसे ये जो रिफ्लेक्स आर्क मैंने बताया, ये वही चीज़ है, एक सिंपलर क्विकर कनेक्शन है बिटवीन द नर्व दैट डिटेक्ट्स, मतलब वही चीज़ इसी की बात कर रहा है। ये देखो, ये मैंने पूरा दोबारा से बताया, आपने इसको टच किया, रिएक्शन पहुंचा आपके सीएनएस में, पहुंचा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, रिले न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हुआ, फिर मोटर न्यूरॉन्स के पास मसल्स में गया, फिर आपने हाथ को हटा लिया। यही हो रहा है पूरा, तो यही चीज़ इसके अंदर बताइए। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं अपने, ये देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं पीएनएस, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर क्या कह रहे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और एक को हम कहते हैं सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए ना, तो आप बस ये सोचना, आपका बॉडी का सोचने वाला पार्ट क्या है। आपको पता है ब्रेन है, तो ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस पार्ट होगा, नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा, मेन पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट होगा। और इसके साथ में आपकी रीढ़ की हड्डी, जो आपकी पूरी बॉडी को खड़ा करके रखती है। सारे सिग्नल्स रीढ़ की हड्डी के थ्रू आपके ब्रेन में जाते हैं। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट है। तो ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, आपकी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस बनाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जितने दूसरे न्यूरॉन्स हैं, लाइक हाथ के न्यूरॉन्स, पैर के न्यूरॉन्स, इधर इधर हो गया, यहाँ हो गए, ये सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे न्यूरॉन्स पेरीफेरी पे हैं, मतलब आउटर पार्ट में है बॉडी के। तो इसको हम कह देते हैं पेरीफेरल कह देते हैं, इसलिए परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर पीएनएस। क्लियर हो गया। तो ये करता क्या है, ये सिग्नल कुछ भी होता है, लाइक जैसे यहाँ पे कुछ टच हुआ, यहाँ पे कुछ सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे कुछ जनरेट हुआ, यहाँ से ये स्पाइनल कोड तक पहुँचाएगा, फिर स्पाइनल कोड से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा। ये काम ये करता है। तो हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम दो पार्ट में है, सीएनएस और पीएनएस। और देखो इससे आगे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आएगा अचानक से। ठीक है, तो इतने पे ही रखते हैं इसको। ठीक है। अब जैसे अपने ब्रेन की बात करते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा इसमें भी, ब्रेन की बात करते हैं। तो देखो हमारा जो ब्रेन है, सबसे पहला यहाँ पर आप देखो, ये आपका ब्रेन है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ब्रेन वाला पार्ट है। तो जो ब्रेन होता है ना, वो एक हार्ड स्कल के अंदर या फिर खोपड़ी के अंदर है। आपने देखा होगा ना, आपका जो सर है, सर के ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर है, फिर उसके अंदर ब्रेन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन मर गया तो आप ख़त्म हो। तो इसलिए ब्रेन को क्या किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कवर बना दी गई है। मतलब ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक कच्चा सा कुछ है, जिसको बहुत, मतलब ब्रेन है, ब्रेन अगर मान लो खुला घूमता रहेगा, आप खोपड़ी के बल गिरोगे, बस आप मर जाओगे तभी। इसलिए हमारे ब्रेन के ऊपर एक हार्ड कोटिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, जो एक बोन की बनी हुई है, बोनी स्कल है। जिस तरीके से आपका जो हार्ट है, मतलब हृदय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उसके ऊपर जो रिब केज बनी हुई है, मतलब आपकी पंजड़ियाँ हैं जो, ठीक है ना, तो वो बनी हुई है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन है। ब्रेन एक स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, बोन से बनी हुई खोपड़ी है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। और देखो क्या है,
अब ये जो ब्रेन है ना, यहाँ पर देखो इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ब्लू कलर का, ये क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड क्यों भरा हुआ है? मान लो ये जो ब्रेन है ये अगर इस हार्ड पार्ट से टच होगा तो इस हार्ड पार्ट पे अगर चोट लगेगी तो वो ब्रेन में भी जाएगा। तो इसलिए इसके बीच में लिक्विड को भर दिया गया। क्यों भर दिया गया? मान लो अचानक से कोई अगर शॉक आएगा, कुछ लगेगा, किसी ने हथौड़ा मार दिया, तो ये जो बीच में पानी जो है ना, ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्रेन में शॉक बहुत कम जाता है। इसलिए हमारी हड्डी यानी बोनी स्कल या खोपड़ी जिसको कह रहे हैं, और ब्रेन के बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। मतलब वो वाला पानी नहीं है, दूसरा फ्लूइड होता है ये, ठीक है। तो ये भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो शॉक जो होता है कुछ भी लगने पे वो पहुंच नहीं पाता, ठीक है। और जो ब्रेन है, ब्रेन में नीचे क्या होता है, स्पाइनल कोड है। ये स्पाइनल कोड ब्रेन में जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं स्पाइनल कोड है। और ये जो स्पाइनल कोड है ना भाई, ये भी क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसके भी चारों तरफ क्या है, बोन्स लगे हुए हैं। जैसे आप ये देखो, ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, और ये रीढ़ की हड्डियाँ कई पार्ट में घिरी हुई हैं, और इसके अंदर जो है अपना मेन हिस्सा है न्यूरॉन्स वाला। क्योंकि रीढ़ की हड्डी है, मान लो क्या हो जाएगा अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को इस पार्ट को कुछ भी नुकसान होता है, इस पार्ट को कुछ भी नुकसान होता है, तो क्या होगा, जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। जब सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जा पाएगा तो ब्रेन वापस सिग्नल भेज नहीं पाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, है ना। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को भी हड्डियों से कवर किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। इसके अंदर वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल्ड में पढ़ने वाला पार्ट है। अब जैसे इसमें आप देखो, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जैसे ये वाला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं सर्विकल स्पाइनल वर्टिब्रा, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सर्विकल वाला पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कैसे आप याद रखोगे, आप याद रखो इसको, जैसे नेक पेन होता है ना, कहते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है, ये यही वाला पार्ट है, नेक वाला। फिर उसके बाद पार्ट आता है थोरेसिक, ठीक है ना, थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्रा। फिर आता है लंबर, फिर उसके बाद आता है सैक्रम, फिर उसके बाद आता है कोकिक्स, ठीक है। तो इसमें ना कई सारे हड्डियाँ रहती हैं। जैसे इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर 8 हड्डियाँ हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर 12 हड्डियाँ हैं। इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर 5 हड्डियाँ हैं। इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर 5 हड्डियाँ, फिर 1 हड्डियाँ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, 8 हो गया, 8 12 5 5, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं कभी डिटेल्ड में बताऊँगा कितनी क्या हड्डियाँ होती हैं, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है उसके 3 हिस्से हैं। एक है फोर ब्रेन, सामने वाला हिस्सा, मतलब आपके ब्रेन का जो, आपका जो ब्रेन खोपड़ी है, खोपड़ी जो दिखती है वो सारा क्या है, फोर ब्रेन है ना। यहाँ पे देखो डायग्राम भी होगा, मैं डायग्राम पे बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। लगता है ज़्यादा दूर हो गया। ये वाला हिस्सा देखो, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा पार्ट, ये होता है फोर ब्रेन, सामने वाला हिस्सा। फिर इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि आपका मिड ब्रेन है, छोटा सा हिस्सा, क्लियर है। फिर यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन है, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। कहते नहीं है छोटे दिमाग पे मत मार, कोई पीछे मारता है ना, बुद्धि पे, तो कहता है छोटे दिमाग में मत मार, तो ये वही है। तो आपका बड़ा वाला जो पार्ट है, जो किसी की खोपड़ी दिखाई दे रही है, ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, वो सारा क्या है, फोर ब्रेन है। फिर इसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, मिड ब्रेन कह देते हैं। फिर इसके नीच में जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, वो वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, हिंड ब्रेन कह देते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसको मैं बताता हूँ धीरे धीरे कि क्या क्या होता है। तो जैसे अगर मैं छोटे से उसमें बताऊँ कि क्या क्या काम करता है, जैसे हमारे फोर ब्रेन की अगर हम बात करें, फोर ब्रेन का काम मेनली होता है थिंकिंग करने का काम। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, जितना भी इंटेलिजेंसी वाला वर्क है, रीजनिंग वाला वर्क है, सोचने वाला वर्क है, सारा काम कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। क्या स्मेल ली आपने, आपने क्या देखा, क्या आपने सुना, उसके अगेंस्ट में आप क्या रिएक्शन कर रहे हो। मतलब आपने सुना कोई आपको बुला रहा है तो आप उस तरफ चले गए, तो आपने पैरों को कमांड दिया इसलिए आप जा पा रहे हो। और अगर आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, आपने देखा और आप भागने लगे एकदम से, तो आपके ब्रेन ने सेंस मतलब कमांड दी, इमरजेंसी है, और आप भागने लगे। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारा काम फोर ब्रेन कर रहा है, जिसमें ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है ना। कई सारी चीज़ों को, जो सिग्नल्स हैं उसको रिसीव करने का काम कर रहा है। आपको भूख लग रही है, कैसा फील हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ कौन करता है, ये फोर ब्रेन करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा पार्ट है या जो तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मिड ब्रेन और तीसरा जो है हिंड ब्रेन,
ये क्या करते हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब ऐसे एक्शंस जिसमें हमें पता नहीं चलता, हम सोचते नहीं हैं कि भाई सांस लेनी है कि नहीं लेनी है, हार्ट को तेज़ धड़काना है, हार्ट धीरे धड़कना चाहिए, सांस तेज़ होनी चाहिए, सांस कम तेज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे काम जो हम सोचते नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक हार्ट बीट अपने आप कंट्रोल होती है, अपने आप बढ़ती कमती रहती है। हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना अपने आप कमता बढ़ता रहता है। हम जो खाना खाते हैं उसको पचाना, ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। क्लियर है। तो जैसे हिंड ब्रेन होता है उसके भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला। ये मेड्यूला क्या करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आप जैसे कुछ देखते हो खाना तो आपके मुंह में क्या होती है, लार आने लगती है, सेलिवेशन होता है ना, लार टपकने लगती है, तो ये भी क्या है, अपने आप होता है। और ये एक्चुअल में हिंड ब्रेन का मेड्यूला होता है, वो करता है। आपको उल्टी वगैरह आती है, ये भी क्या करता है, मेड्यूला करवाता है। या फिर आपकी छोटे ब्रेन में एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं सेरेबेलम। ये क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शंस लेता है। लाइक जैसे मान लो कि एक बैलेंस है, आप जैसे साइकिल चला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पैरों को चला रहे हो, हाथों से आपने हैंडल पकड़ रखा है, आपने बॉडी का बैलेंस भी बना रखा है। आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप एक बॉडी के बैलेंस को बना रहे हो। तो बॉडी के बैलेंस के लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ऐसा मत समझो कि इतना ही मैंने पढ़ाया तो इतना ही है ना, आपको समझ भी नहीं आया होगा ज़्यादा, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक जैसे फोर ब्रेन की बात करते हैं सबसे पहले, जिसको हम कह रहे हैं अग्र मस्तिष्क कह रहे हैं। ये क्या काम करता है, देखो फोर ब्रेन जो होता है ना, इसको प्रोसेंसिफेलोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोसेंसिफेलोन। प्रो का मतलब होता है यहाँ पर पहला, है ना, प्रो का मतलब होता है पहला। या फिर जैसे फोर, फोर का मतलब क्या होता है, पहला। मिड का मतलब बीच का, हिंड का मतलब पीछे का। ऐसे ही प्रो का मतलब भी यहाँ पर क्या है, पहला। या फिर ऐसे मान लो प्रो ब्रेन, प्रो ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन जो सोचने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोसेंसिफेलोन। क्या कहते हैं, प्रोसेंसिफेलोन। ठीक है। हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है फोर ब्रेन है, क्योंकि यही आपको दिखाई देता है, बहुत बड़ा हिस्सा है। क्लियर है। तो ये करता क्या है, जितने भी मतलब कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब कोई आप मैथमेटिकल चीज़ें सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो किसी में तगड़ा, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इमोशंस हो गए, वॉलेंट्री एक्शंस हो गए, कुछ करना है, ये सारे चीज़ें कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। मतलब आपके आइडिया, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ कौन करता है, फोर ब्रेन या फिर अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है। तो ये जो फोर ब्रेन है इसका एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं सेरेबरम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर देखो डिटेल्ड में है, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ हो गई। देखो फोर ब्रेन जो है इसके तीन हिस्से हैं। यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये येलो कलर वाला पार्ट, ये क्या है, ये सेरेबरम है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। यहाँ पर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये क्या है, थैलेमस है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है, फिर ये क्या होता है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। और इन तीन पार्ट से मिलकर क्या बना है, हमारा फोर ब्रेन बना है। देख लिया आपने। अब मैं इसको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है। हाँ, तो सेरेब्रम जो देखा, सेरेब्रम आपने देखा ना कितना बड़ा था, इतना बड़ा सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम क्या लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और सेरेब्रम किसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेरेब्रम में ना दो हेमिस्फेयर होते हैं। मतलब आप ब्रेन को अगर देखोगे ना ऊपर से, जैसे ब्रेन अगर ऊपर से इस तरीके से आपको दिखाई दे तो ये दो पार्टों में कटा हुआ है। ठीक है, टू हेमिस्फेयर में आधा आधा कटा हुआ है। और ये दो पार्ट में, मतलब देखो इस तरीके से कटा हुआ है, और इसके चार चार पार्ट हैं। ठीक है ना, दो पार्ट में ऐसे कटा हुआ है, चार लोब्स हैं। आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो इसके जो चार पार्ट है, एक को हम कहते हैं फ्रंटल, मतलब ये वाला पार्ट एकदम सामने वाला। जैसे मैंने सपोज ये ब्रेन बनाया, ये सामने वाला हिस्सा है तो ये फ्रंटल कहलाता है। ये देखो ये क्या है, पेरिएटल, पेरीफेरी, टेम्पोरल, कान के पास वाला हिस्सा। ठीक है ना, ओसिपिटल, ये बीच में। तो इस तरीके से सेरिब्रम के क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं। इसमें मैंने आई थिंक लास्ट में भी ले रखा है, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वाला देखो, ये ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला, इसको फ्रंटल कह रहे हैं, फ्रंट में दिखता है। पेरिएटल देखो ऊपर की तरफ है, पेरीफेरी पे है, इसलिए इसको पेरिएटल कहा जा रहा है। फिर ये पीछे की तरफ देखो ओसिपिटल है, और ये कान की तरफ का जो हिस्सा होता है वो टेम्पोरल कहलाता है। चार पार्ट में आपका सेरेबरम है। क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट में हेमिस्फेयर डिवाइड है, मतलब इसको जब आप ऊपर से देखते हो तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसका लेफ्ट पार्ट है लेफ्ट हेमिस्फेयर, और क्या है, राइट हेमिस्फेयर है। क्लियर हो गया। और इसके चार लोब हैं, एक दो तीन चार, है ना। चार लोब मतलब क्या क्या है, ये बीच में इन चार पार्ट में ना बहुत लंबे लंबे गड्ढे हैं अलग अलग, तो ये पार्ट इसको अलग कर रहा है, ये आपस में अलग हो रहे हैं, इसलिए इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। और
आपस में ये बीच में इस तरीके से अलग है, तो इसलिए इसको लेफ्ट हेमिस्फेयर और इसको राइट हेमिस्फेयर कह दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो सेरेबेरम में हमने देखा क्या, इसके 2 हेमिस्फेयर है और 4 इसके लोब है, ये हमने देख लिया। सेरेबेरम करता क्या है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गए, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस हो गई, लाइक जैसे आपने देखा तो उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन आपको करनी चाहिए, कुछ सुना आपने तो आप भागने लगे, उसकी तरफ जाने लगे, या फिर आपने कुछ सूंघा, कुछ भी। तो ये जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, सेंसरी मूवमेंट्स होते हैं, या फिर आपकी एक्टिविटीज़ होती है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ, जैसे इंटेलिजेंसी हो गई, आपने मेमोरी सेव कर रखी है, लाइक आपको पता रहता है ना कि इसका नाम ये है, ये इतने साल का है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे दोस्त के पापा हैं, ये सब कुछ मेमोरी ये सेव करता है। कॉन्शियसनेस मतलब आप जो डिसीजन लेते हो, कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको समझते हो, सुनते हो, जो रिएक्शन देते हो। कॉन्शियसनेस मतलब जो आपकी चेतना है, आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, रीजनिंग, तर्क, तार्किक संगति है, जो आपका इमोशन, भावना, पर्सनैलिटी, सब कुछ कौन डेवलप करता है, सेरेबेरम डेवलप करता है, सेरेबेरम से कंट्रोल्ड होता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा पार्ट देखा था, जिसको मैंने कहा था क्या, ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने कहा था क्या, थैलेमस है। ये थैलेमस क्या काम करता है, जो थैलेमस होता है एक मेजर सेंसरी रिले स्टेशन है, लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर क्या होता है, थैलेमस रखा हुआ है। ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है, जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, स्मेल वाले पार्ट को हटाकर टू द अप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कोर्टेक्स। मतलब ये क्या करता है, जितने भी कुछ भी सेंसेस हैं, लाइक आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, सारी चीज़ें, इनका जो इन्फॉर्मेशंस होता है ना, इनको ये प्रोसेसिंग करके क्या करता है, ऊपर पहुंचाता है सेरेबेलम में। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको कह रहा है, ये क्या काम करता है, ये कौन काम करता है, ये करता है थैलेमस। ठीक है, फिर उसके बाद एक पार्ट इसका मैंने आपको बताया था, ये जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा था, उसको हमने बताया था हाइपोथैलेमस, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस। मतलब आप कह सकते हो कि थैलेमस है, थैलेमस के नीचे ये वाला हिस्सा है, तो इसको क्या कह दिया जा रहा है, हाइपोथैलेमस। अगर मान लो थैलेमस के ऊपर होता तो वो हाइपरथैलेमस हो जाता, इसके नीचे है तो इसलिए इसको हाइपो कह दिया, हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या है, ये होम्योस्टेसिस करता है। होम्योस्टेसिस मतलब जैसे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, आप देखते हो ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है ना। आपकी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जिससे ऊपर जाने पे हम कहते हैं कि बुखार आ गया। तो वो जो फिक्स टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, वो मेंटेन करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। तो ये क्या करता है, ये थैलेमस के नीचे है। सबसे पहली बात, ये क्या करता है, रेगुलेट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में ऐसे नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं, उनको ये रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है। या फिर जो आपकी हंगर है, भूख लग रही है, तो कैसे पता लगता है कि भूख लग रही है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ना। सेल में ग्लूकोज नहीं होता, तो सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्रेन जो होता है वो बताता है कि भूख लग रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। इसी तरीके से सेम थर्स्ट के लिए, प्यास के लिए है। ठीक है, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल। मतलब हम कब सो रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, इस साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है पास में, यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है ना, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो जब आप क्या करोगे ना, जब आप हॉर्मोन्स को पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये क्या काम करती है ना। तब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि मिड ब्रेन। अब जैसे इसी के अंदर ना एक होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। ये जनरली क्या करता है, ये एक आपका ना बायोलॉजिकल क्लॉक है। लाइक जैसे आप एक सुबह निर्दिष्ट टाइम पर उठ जाते हो, है ना, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है वो पीनियल ग्लैंड, जो क्या करता है ना, मेलाटोनिन वगैरह सिक्रेट करता है, जो सोने में मदद करता है, आपको उठाने में मदद करता है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आगे चलते हैं, अब आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, इसको मेजेंसी फेलोन भी कहते हैं। जैसे उसको मेजेन का मतलब होता है मीडियम, मेजेंसी फेलोन यानी मिड ब्रेन। इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मतलब ये जो ब्रेन स्टेम हम लोगों ने देखा, ये जो ब्रेन स्टेम है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, इट सर्व्स एज वाइटल ब्रिज कनेक्टिंग द फोर ब्रेन। और ये करता क्या है, ये जो मिड ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, फोर ब्रेन है, और यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन है। तो ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कनेक्शन कौन बना रहा है, मिड ब्रेन कह रहा है, बना रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो मिड ब्रेन होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, हिंड ब्रेन और
फोर ब्रेन के बीच का एक ब्रिज है जो कनेक्शन को करता है। तो इससे होता क्या है कि लाइक जैसे जो सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्पाइनल कोड के थ्रू हिंड ब्रेन मिड ब्रेन से फोर ब्रेन में जाते हैं, ये बता रहा है। ठीक है। तो ये जो होता है ना, देखो इसके अंदर मेनली क्या है कि पार्ट है कई सारे। जैसे इसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं टेक्टम, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम कह रहे हैं टेक्टम। तो देखो बहुत सारा मैं बोलूँगा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक्टम में चार पार्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर दो हो गए, एक होता है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर कोलिकली, इन्फीरियर कोलिकली, एक को हम कहते हैं टेगमेंटम और एक को हम कहते हैं सब्सटेंसिया निग्रा। ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखो होता क्या है, जो अपना सुपीरियर कोलिकली होता है, ये क्या करता है, जो आपके विजुअल सिग्नल्स होते हैं, है ना, जैसे आप जो देख रहे हो, आपकी आंखों का जो मूवमेंट है, मान लो आपकी आंख की तरफ किसी ने कुछ फेंका, वो बंद हो गई, या किसी ने कुछ कहा तो आप अपना हेड मूव करते हो, तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है, सुपीरियर कोलिकली। क्लियर है। इसी तरीके से एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर कोलिकली। ये क्या करता है, ये सुनने का काम करता है। जैसे सुपीरियर सिर्फ देखने से रिलेटेड है, आप देख रहे हो आंखों का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें देखने के बेस पर। और इन्फीरियर सुनने के बेस पे जो आप रिस्पॉन्स करते हो, है ना, जैसे किसी ने कुछ कहा तो आपने सर को घुमाया। और ये वाला क्या है, ये देखने पे जब आप सर को घुमाते हो। ठीक है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, सुपीरियर कैलिकुली। और ये सुनने वाले पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कैलिकुली। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से इसके दो और हिस्से होते हैं, टेगमेंटम और सब्सटेंसिया निग्रा। ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है। मिड ब्रेन अगर आपसे कोई पूछे तो इसके एक दो काम है, लाइक जैसे ये कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, और जो सुनने वाला रिफ्लेक्स एक्शन है और जो देखने वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है, उनको ये कंट्रोल करता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिंड ब्रेन, मतलब जो लास्ट पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है। हिंड ब्रेन किससे जुड़ा हुआ होता है, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। हिंड ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पोन्स, एक होता है जिसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा, और एक होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सेरेबेलम। क्या कहते हैं, सेरेबेलम। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रोमवेंसी फैलोन। क्या कहते हैं, रोमवेंसी फैलोन, मतलब जो दिमाग है हमारा, पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, या मतलब पीछे का सबसे जो मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन, उसको हम रोमवेंसी फैलोन भी कहते हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है। एट द बैक ऑफ द स्कल, ये जो हमारा स्कल है, स्कल के बैक में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मोस्ट फंडामेंटल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। और ये दिमाग का बहुत बढ़िया हिस्सा है। मतलब आपने देखा होगा ना कभी कि पीछे सर में चोट लग जाती है, बंदा मर जाता है, वो यही पार्ट है उसका, जो हिंड ब्रेन होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। तो हिंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंड ब्रेन को इसलिए लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये लाइफ सस्टेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसका एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं सेरेबेलम, ये है सेरेब्रम, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं, सेरेबेलम। ये क्या काम करता है, इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, या बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस है। लाइक मान लो आप उल्टे हाथ पे जा रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो, तो आपकी जो बॉडी का पोस्चर कंट्रोल है ना, मतलब आप वो जो चीज़ कर पा रहे हो, वो किसकी वजह से कर पा रहे हो, सेरेबेलम की वजह से कर पा रहे हो। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं, लाइक जैसे अगर आप एक मुंडी को टेढ़ा करते हो या एक हाथ पे खड़े होते हो, उस टाइम पर हमारी जो बॉडी है खुद को कैसे मेंटेन करती है, वो इसकी वजह से, सेरेबेलम की वजह से कंट्रोल कर पाती है। तो ये क्या करता है, जो आपका वॉलेंट्री मूवमेंट वगैरह हो गया, उसको मेंटेन करता है। जैसे आपने बाइक चलानी सीखी, आप साइकिल चलाना सीखते हो, ये सारी चीज़ें आप किससे कर पाते हो, सेरेबेलम की वजह से कर पाते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पोन्स। तो पोन्स मैंने बताया कौन सा हिस्सा है, ये वाला पार्ट है पोन्स। ठीक है। तो पोन्स की अगर हम बात करें, लोकेटेड अबव द मेड्यूला, मेड्यूला के जस्ट ये ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोन्स है, और यहाँ पर क्या, मेड्यूला ओब्लोंगाटा है, और यहाँ पर क्या, सेरेबेलम है, और इसके नीचे क्या, स्पाइनल कोड है। ठीक है। तो ये जो पोन्स है, इसकी अगर हम बात करें, मेड्यूला के ऊपर है, ये हमने देखा। एक्ट एज ए ब्रिज रिलेइंग सिग्नल्स बिटवीन द सेरेब्रल कोर्टेक्स एंड द सेरेबेलम। मतलब कह रहा है कि ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है और ये जो सेरेबेलम वाला पार्ट है, इसके बीच में ये जो पोन्स है, ये इन दो को कनेक्ट करता है। क्योंकि देखो अगर मेरा ब्रेन ये कहेगा कि उल्टा लटक जाओ, तो उल्टा लटकने में कौन हेल्प करेगा, सेरेबेलम हेल्प करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो ये दो कनेक्शन कौन करवाएगा, पोन्स करवाएगा। ठीक है, ये करवाएगा। ठीक है। और क्या क्या काम होते हैं इस पोन्स के, ये जो पोन्स होता है, ये आपकी जो ब्रीदिंग रिदम्स है, लाइक आप तेज़ भाग रहे हो तो ब्रीदिंग तेज होगी, आप घर पे बैठे हुए आराम से तो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। ठीक है। और क्या करता है, जो स्लीप वेक साइकिल है, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, तो वो जो एक साइकिल है, उसमें भी ये क्या करता है, पोन्स रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद मेड्यूला ओब्लोंगाटा, मतलब ये सबसे नीचे वाला हिस्सा,
ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, लोएस्ट पार्ट है ये हमारे ब्रेन स्टेम का, और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, आपका हार्ट रेट है वो कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, और ये भी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस लाइक आप जो खाना खाया आपने, आप खांस रहे हो, वोमिटिंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। मतलब आपके हृदय की गति क्या है, आपका रक्तचाप क्या है, आप सांस कैसे ले रहे हो, आप निगल कैसे रहे हो, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। तो ये आपने देखा, ठीक है। अब जो ये हमने ब्रेन देख लिया, सारी चीज़ें देखी, अब नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये काम कैसे करता है ना। तो छोटे में इसको समझते हैं, मैं ज़्यादातर चीज़ें मैंने समझा दी है। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा कि जो एक जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया ब्रेन पे गया, ब्रेन ने कहा हाथ को हटा लो, है ना, तो सिग्नल वापस मसल्स में गया। तो मसल्स में क्या हो रहा है, देखो, जब वो सिग्नल मसल्स पे पहुंचता है, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक, इसको हमारा जो मसल्स है, ये वाला जो पार्ट है बाइसेप वाला, इसको अगर आप इस तरीके से क्या करोगे, बड़ा करोगे, तो आपको इस तरीके से कई सारे पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको ये डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखो होता क्या है, जब सिग्नल जाता है ना, तो बहुत सारी मूवमेंट उस सेल्स के अंदर होती हैं, केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मसल सेल्स होती है ना, ये देखो, इसको अगर मैं लेकर आऊँ ना, तो ये इस तरीके से बनी हुई होती हैं आपस में, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई होती हैं। तो ये क्या होती है ना, ये आपस में क्या होती है, पास में चली जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जैसे इतनी बड़ी है ना, तो ये छोटी हो जाएगी। तो जब ये छोटी हो जाएगी, तो ये कैसा है, ये मान लो कि एक इतनी कोई बड़ी चीज़ थी, वो अचानक से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटी हो गई, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा तो ये पीछे हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, तो जब ये छोटा होगा तो हाथ पीछे की तरफ हट जाएगा और हम वहाँ से अपना मूवमेंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, सेल का मूवमेंट होता है ना। और सेल क्या करती है, अपने शेप को, मसल्स को छोटा कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल पीछे हट जाते हैं। और ये कैसे हो पाता है, हमारी जो मसल्स होती हैं ना, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन, जो इस सेल की साइज या फिर जो हमारी मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये कह रहा है कि मसल सेल यानी जो हमारी मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं, उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मसल्स हैं उनके शेप, मतलब उनका जो आकार है और अरेंजमेंट, उनको चेंज करता है। कैसे, जब ब्रेन से सिग्नल आता है, वो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, यहाँ पर पहुँचा इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और जैसे यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होने लगे, और जैसे ही केमिकल्स रिलीज होने लगे, तो ये जो प्रोटीन्स है इन्होंने क्या कर लिया, इसको आपस में छोटा कर दिया। जैसे कि ये छोटा होता है तो हाथ पीछे की तरफ खिंच जाता है, लीवर की तरह, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना, उनमें भी कोऑर्डिनेशन होता है। ये मैंने आपको एनिमल्स का बताया, प्लांट में भी क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कैसा मूवमेंट होता है। जो जड़ें होती हैं वो पानी की तरफ चली जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, छोटे में एक बार बताता हूँ, ये देखो, ये प्लांट के मूवमेंट देखो। जैसे आपने देखा होगा कि जड़ें जो होती हैं वो पानी की तरफ चली जाती हैं, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा सूरज की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये पेड़ अपने आप इस तरफ जाने लगेगा। अगर आप किसी छुई मुई के पौधे को छूते हैं वो बंद हो जाता है। या मान लो कोई टेंड्रिल्स, लटाएँ होती हैं, वो अगर उसको कुछ मिलता है तो उसको पकड़ के वो चढ़ने लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी मूवमेंट है। और इस तरीके से प्लांट की एक हाइट होती है, वो भी अपने आप बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट में क्या करती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी है, जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो इस तरीके के काम को करते हैं, लेकिन प्लांट के पास ऐसा नर्वस सिस्टम नहीं होता। पौधों में ऐसा तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां नहीं होती जो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन करे। तो ये कैसे हो पाता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है या समन्वय जो होता है पौधों में, वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हॉर्मोनल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, प्लांट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ऐसे मूवमेंट जिनका प्लांट की ग्रोथ के साथ, वृद्धि के साथ कोई लेना देना नहीं है। लाइक जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको आप टच कर देते हो बंद हो जाता है। तो प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट छोटा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो क्विक मूवमेंट है, अचानक से होने वाला मूवमेंट है, जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे छुई मुई का पौधा, उसका इंग्लिश में नाम होता है टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। या फिर कुछ एक और होता है, मिमोसा पुडिका या कुछ एक कहते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। मेरे को अभी एट दिस मोमेंट याद नहीं आ रहा। तो जो भी है, ये तो रहा मिमोसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्विक मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होती। तो इसमें देखो होता क्या है, इसमें जैसे आपने इसको टच किया
तो ये जो प्लांट होते हैं ना जिसमें होता है, तो यहाँ की कुछ केमिकल इम्पल्स होती हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो इनके पास न्यूरॉन सेल्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, पानी होता है। ये पानी अचानक से क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं तुरंत। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये पानी के अमाउंट को चेंज करते हैं, तो यहाँ की जो सेल्स होती है ना वो सूख जाती है, श्रिंक हो जाता है, इसलिए वो वाला हिस्सा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस तरीके की मूवमेंट को। सारे प्लांट नहीं कर पाते, कुछ ही कर पाते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर ऐसे ही प्लांट में क्या होते हैं, कुछ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है। लाइक जैसे आपको पता है कि प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है, स्लोली बढ़ता है, एक डायरेक्शन में बढ़ता है। लाइक जैसे जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है, जो आपका स्टेम होता है, तना होता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये एक अलग तरीके की मूवमेंट होती है। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मूवमेंट में। लाइक जैसे कई तरीके के ट्रोपिज्म होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ट्रोपिज्म डायरेक्शनल मूवमेंट है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा प्लांट के मूवमेंट्स हो गए, जिसमें हमने दो पार्ट देखे। फिर हम एक तीसरा पार्ट देख रहे हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये क्या होता है, देखो एक होता है जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब क्या पता चल रहा है, कीमो का मतलब है केमिकल, केमिकल, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, यानी केमिकल्स के रिलेटेड जब मूवमेंट होता है, मतलब केमिकल्स से जब कोई मूवमेंट होगा। ये कैसे होता है, जब हम पढ़ेंगे अपना क्या कहते हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको रिप्रोडक्टरी सिस्टम नहीं पढ़ाया, तो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे जो मेल पार्ट होता है वो पोलन ग्रेन जो होता है ना वो नीचे की तरफ आता है। फिर वो ओव्यूल को क्या करता है, फ्यूज़ करता है, और जिससे क्या होता है ना, धीरे धीरे जो फूल होता है वो फल में बदल जाता है। तो वो एक ग्रोथ है, एक मूवमेंट है। तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म, मतलब जो केमिकल के रिस्पॉन्स में हो रहा है। फिर एक होता है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी। आपने देखा होगा जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ही मूव करती है, वो कभी नीचे से निकल कर ऐसे ऊपर नहीं जाती। तो ये हमेशा जड़ जो है वो नीचे की तरफ ही मूव करेगी, तो इसको हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे जो टेंड्रिल्स वगैरह होती हैं, जो लटाएं होती हैं, उनको कुछ भी दिखे उसके ऊपर वो चढ़ जाती है, चढ़ने लगती हैं, फैलने लगती हैं। इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। एक होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट की जो जड़ें होती हैं ना वो हमेशा पानी को खोज लेती हैं। कैसे पता चलता है, उनको नमी का पता चलता है। ठीक है। तो हाइड्रो मतलब पानी, पानी के डायरेक्शन में जो मूवमेंट करती है जड़, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। फिर ऐसे ही ये जो छुई मुई का पौधा है, इसको टच करने पे ये बंद हो जाता है, इसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट, यानी टच करने पे जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है। ऐसे ही एक होता है, उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है, यानी लाइट के रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम कह देते हैं क्या, फोटोट्रोपिज्म कह देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया, यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि प्लांट में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। उनका भी अलग अलग तरीके का वर्क होता है। लाइक जैसे पानी को लॉस करना है, कोई से पत्तों को गिरा देना है, प्लांट को बड़ा करना है, और फल फ्रूट हैं उनको पकाना है। तो उन सब चीज़ों के लिए प्लांट में क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, जिनको हम प्लांट हार्मोन या फिर पादप हार्मोन्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, रासायनिक समन्वय या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशंस करते हैं। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता, क्योंकि क्या है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, ये बहुत लिमिटेड है, तो हर चीज़ के लिए हम इन इम्पल्स से काम नहीं कर सकते। इसलिए प्लांट के खुद के क्या हैं, हार्मोन्स हैं, जो ऐसी चीज़ों को करने में हेल्प करते हैं, है ना। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे, उनको डेवलप करने में हेल्प करेंगे, इन्वायरमेंट का क्या रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प करेंगे। हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम देयर एरिया ऑफ एक्शन एंड डिफ्यूज टू द एरिया वेयर दे एक्ट। मतलब इसकी एक डेफिनेशन है, हार्मोन जो होता है ना वो कहीं पर बनता है और काम कहीं और जाके करता है। लाइक मान लो फल को पकाना है, तो वो जो हार्मोन है इथाइलिन, वो कहीं और बन रहा होगा और फिर वो फ्रूट्स में जाकर उसको पकाएगा। मतलब बन कहीं और रहा है लेकिन काम कहीं और कर रहा है। इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम प्लांट के अलग अलग हार्मोन्स की बात करते हैं कि कौन क्या वर्क करता है। जैसे ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीन का काम होता है जो ये शूट टिप होती है ना। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट कोई बढ़ रहा है इस तरीके से, तो ये बढ़ता रहता है ना ऊपर की तरफ में, तो ये हेल्प करता है शूट टिप, यानी ये जो टिप वाला पॉइंट है इसको बढ़ाने में, शूटिंग करने में। ठीक है। सेल्स को ग्रो करता है, जो मतलब कोशिकास वगैरह होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। कॉजेज द प्लांट टू वेंट टूवर्ड्स लाइट बाय डिफ्यूजिंग टू द सेडी साइड। ठीक है। और भी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो क्या कह रहा है कि ये प्लांट होता है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है ये देखो, जैसे मान लो ये प्लांट है इस तरीके से और यहाँ पर सूरज है,
तो जो ऑक्सीजन होगा ना वो क्या करेगा, वो इस तरफ से ऐसे चला जाता है, इस तरफ से इस तरफ चला जाता है, और ये इस तरफ से ऐसे बढ़ता रहता है, और जैसे इस तरफ से बढ़ेगा तो इस तरफ हाइट कम हो जाएगी, तो ये अपने आप इस तरफ झुकने लगेगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन का आपने काम देख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन का काम होता है, ये मैच्योरिटी वगैरह में हेल्प करता है। जनरली इसका काम क्या होता है, ग्रोथ कराना। ठीक है, प्लांट को सन की तरफ मूव कराना, ये सारा काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। जिब्बेरेलिन का क्या काम होता है, जिब्बेरेलिन का मेनली काम होता है जो प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है, तना है, उसको ग्रोथ देना। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन, मतलब जो एक सेल से दो सेल बनेगी उसको प्रमोट करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि फल को बड़ा करना है ना, तो फल को बड़ा करना है इसका मतलब मास बढ़ाना है, मास बढ़ाना है मतलब सेल कोशिका जो है उसका विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फल और सीड्स में साइटोकाइनिन पाया जाता है। फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ये नेगेटिव एसिड है, ये नेगेटिव हार्मोन है। ये क्या करता है, ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। क्या है ये, ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है ना, इफेक्ट इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, जो पत्ते वगैरह जो होते हैं वो क्या कहते हैं तुम्हारे, जो मुरझा उर्झा जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो सब भी किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, मतलब जो पीले से हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। या जो सीड डोरमेंसी होती है, मतलब जो एक सीड होता है, बीज होता है, वो फूलता फलता फूलता नहीं है, वो बंद रहता है काफ़ी टाइम तक, जब तक उसको पानी मट्टी ना मिले, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन। ये जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो फ्रूट हो गया उसको पकाने का काम करेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जैसे कच्चे केले वगैरह हो गए, उसमें क्या होता है, इथाइलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो जल्दी से पक जाए, फॉर रिपनिंग फ्रूट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और बहुत ज़्यादा फूल आएँ, फ्रूट्स आएँ, इसलिए क्या दिया जाता है, इथाइलिन दिया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट के हॉर्मोन्स हैं, तो इस पे आपको पूछ सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे बताना। ठीक है, और इसी के बेस पे एक और पार्ट है जिसमें हम ह्यूमन हॉर्मोन्स का पढ़ेंगे पूरा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहो।